सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा कि आप में से कितने सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने एनईपी 2020 के डॉक्यूमेंट्स को पढ़ा है, या उन्होंने केवल बाहर से उसका आवरण या कवर पेज देखा है, या कुछ उसमें अलग अलग प्रोग्राम्स हैं, अलग अलग स्टेजेस हैं जिस पर आपने पढ़ करके कुछ अपने को, अपनी नॉलेज को गेन किया है। कोई एक कैंडिडेट अपना माइक ऑन कर सकता है और बात कर सकता है। एनी चलिए, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा, और मैं आपको बता दूं कि एनईपी 2020 के बारे में। हेलो सर। हेलो यस, हेलो। हाँ जी सर आवाज आ रही है मेरी? आपने पढ़ा है? सर मैं पढ़ा हूँ पर हाँ, आवाज आ रही। हाँ पढ़ा हूँ पर एग्जाम की थोड़ी ऊपर ऊपर पढ़ा हूँ, पर इतनी मतलब पूरा नहीं पढ़ा हूँ। ओके, कोई बात नहीं बेटा। आप जो है आगे जो है ओनली 86 पेजेस इन इंग्लिश, और हिंदी का जी जो सर। डॉक्यूमेंट है अराउंड जो है 100 के आसपास पेजेस हैं। तो बहुत बड़ा वो नहीं है, क्योंकि हम सब मास्टर्स करके निकले हुए होंगे। तो निश्चित रूप से जो है आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। जब हम कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो वहां पर एनईपी 2020 का उल्लेख बहुत मिलता है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अभी रिसेंटली पिछले दिनों संघ लोक सेवा आयोग, जिसे हम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कहते हैं, दिल्ली में है, उसने प्रिंसिपल्स का रिटन एग्जाम कंडक्ट किया था, जिसमें जो है अराउंड 40 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एनईपी 2020। तो जो विद्यार्थी तैयारी करते हैं उनको उसका बेनिफिट मिलता है। तो मैं अपनी बात को जो सीधे सीधे आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। आप लोगों ने पढ़ा होगा 1986 की पॉलिसी से हम सब वाकिफ हैं, और उस पॉलिसी में आपने देखा होगा कि यूथ के लिए जो काम किया गया था, उस समय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर लेट श्री राजीव गांधी, और उन्होंने जो यूथ की एजुकेशन पर, उन्होंने दो सेक्टर्स पर सबसे ज्यादा काम किया। एक तो टीचर एजुकेशन पर, और दूसरा काम किया उन्होंने जो है आईटी सेक्टर पर। आपको मैं सबसे पहले टीचर एजुकेशन की बात करता हूं, तो आप देखेंगे कि देश भर में जितने भी डाइट्स हैं, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, उनको जो खोला गया और 88 में स्टेब्लिश किया गया पूरे देश भर में। और मैं आपको बता दूं, आपको जानकर हैरानी होगी कि दिल्ली देश का पहला डाइट था, डाइट केशवपुरम, जो सबसे पहले स्टेब्लिश हुआ था। और उसके बाद जितने भी SCRTs हैं या स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन है, उनका भी स्टेब्लिशमेंट 1988 ओनवर्ड्स पूरे देश भर में किया गया। साथ ही साथ ये तो बात थी टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की, क्योंकि देश में सबसे ज्यादा जो स्थिति थी वो प्राइमरी एजुकेशन की खराब थी। आपने देखा होगा बहुत सारे स्टेट थे जिन्हें हम बीमारू स्टेट कहते हैं, जिनमें से पश्चिमी बंगाल भी उसी श्रेणी में आता था, उत्तर प्रदेश आता था, मध्य प्रदेश आता था, राजस्थान आता था, आंध्रा आता था। उस पॉलिसी के बाद जैसे जैसे डाइट्स की स्थापना हुई, तो सबसे ज्यादा काम हुआ प्री सर्विस एज वेल एज इन सर्विस एजुकेशन पर। तो जो हमारे टीचर्स प्राइमरी स्कूलों में काम करते थे, उनको पहले ट्रेंड किया गया, उनके लिए रिफ्रेशर कोर्स आदि तैयार किए गए। साथ ही साथ आपने देखा होगा कि पहले कंप्यूटर्स बहुत रेयर हुआ करते थे, लेकिन 86 की पॉलिसी आने के बाद आपने देखा होगा सुपर कंप्यूटर आया। हमारे जो कॉलेज और इंस्टीट्यूट थे वहां पर जो है बड़े बड़े कंप्यूटर्स होते थे, उनकी स्क्रीन आजकल जैसे छोटे छोटे आ गए, आजकल तो फ्लैट आ गए, बहुत स्मार्ट आपने देखे होंगे। चाहे हम लैपटॉप की बात करते हैं, डेस्कटॉप की बात करते हैं, पहले टीवी नुमा जो है, जैसे टीवी होते हैं पुराने वाले, उस तरह से होते थे। और आज हम प्रगति के पथ पर हैं, और लगभग 35 वर्ष के बाद आप देखिए कि ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो देश भर में आई है।
और इस पॉलिसी में जो सबसे बड़ा काम है, मैं आपको बता दूं कि इसका जो ड्राफ्ट तैयार हुआ वो ग्रास रूट लेवल पर तैयार हुआ। जो सजेशंस मांगे गए कि किसी भी पॉलिसी को, आप लोग सोचते होंगे कि एयर कंडीशन रूम्स में जो है बैठ करके लोग जो है बना लेते हैं पॉलिसी को, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं था। मैं आपको बता दूं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को बनाने के लिए ग्राम पंचायत लेवल तक जाना पड़ा। सबसे पहले कमेटी बनाई गई और कमेटी बनाने के बाद जब उस पर ड्राफ्ट तैयार हो गया, जो ड्राफ्ट है वो एनईपी का वो लगभग 486 पेजेस का है, जिसमें से आपके सामने जो पॉलिसी डिक्लेयर हुई वो केवल और केवल 86 पेजेस हैं जो हाइलाइट्स हैं, जिसमें आगे काम करने के लिए बताया गया है। आपके एग्जाम के पर्पस से मैं मोटी मोटी बात करूंगा, जिसमें विद्यालय शिक्षा की बात करेंगे, जिसे हम स्कूल एजुकेशन कहते हैं। स्कूल एजुकेशन को 4 भागों में बांटा गया, मैं आपको बता दूं। और उन 4 भागों में बांटने का जो वो है, पहले आपने देखा होगा पूरे देश भर में एक स्कूल एजुकेशन का हम कहते थे 10+2+3 मींस 10 साल 10वीं क्लास होगी, फिर 2 साल का सीनियर सेकेंडरी होगा, प्लस 3 इयर्स का ग्रेजुएशन होगा। अब क्या कर दिया इन्होंने 5+3+3+4 इन्होंने 4 स्टेजेस में इस पूरे प्रोग्राम स्कूल एजुकेशन को बांटा है। क्वेश्चंस कई बार पूछा जाता है कि हाउ मेनी स्टेजेस फॉर स्कूल एजुकेशन, यानी कि विद्यालय शिक्षा के लिए कितनी स्टेजेस हैं एनईपी में। तो आप बता सकते हैं 4 स्टेजेस हैं। वो कौन कौन सी हैं, जिसमें आप नोट भी कर सकते हैं साथ साथ। एक है फाउंडेशनल स्टेज, दूसरा है प्रिपरेटरी स्टेज, तीसरा है मिडिल स्टेज और 4th है सेकेंडरी स्टेज। अब हम सबसे पहले बात करेंगे आपसे दोस्तों, फाउंडेशनल स्टेज क्या होती है। फाउंडेशनल स्टेज वो होती है जिसमें कि हम किसी भी बच्चे को तैयार करते हैं विद्यालय शिक्षा में आमंत्रित करने के लिए कि आप आइए, आप प्रवेश के लिए तैयार हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो 5 इयर्स की जो फाउंडेशनल स्टेज है, जिसमें 3 साल से लेकर के 8 साल तक का बच्चा आता है, जहां पर आपने देखा होगा कि आंगनवाड़ी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, जहां पर बच्चों को जो जिसे हम जो प्री नर्सरी कहते हैं, वहां पर बच्चों के लिए जो हेल्थ एंड न्यूट्रिशन से रिलेटेड बच्चों को खान पान दिया जाता है, बच्चों के साथ खेलकूद के माध्यम से बच्चों को सिखाया जाता है। तो लगभग 2.5 से 3 साल जो है बच्चा उसी स्टेज में रहता है। आंगनवाड़ी में बच्चा आता है, उनकी माएँ आती हैं, और आपने देखा होगा आपके यहाँ पर भी आंगनवाड़ी काम कर रही होंगी, वहां पर छोटे बच्चे आते हैं 3 साल से लेकर के और 5 साल तक के। उन बच्चों की जो परवरिश होती है वहां पर एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता करती है। पूरे देश भर में अगर हम बात करें तो कई लाख के करीब जो है, क्योंकि एक्चुअल नंबर मुझे यहाँ पर नहीं पता, और आप अपने स्टेट के बारे में आप देख सकते हैं कि कितनी आंगनवाड़ीज डिस्ट्रिक्ट वाइज काम करती हैं या पूरे स्टेट में कितनी आंगनवाड़ीज काम करती हैं। मैं दिल्ली की अगर बात करूं तो दिल्ली में इस समय 11,000 आंगनवाड़ीज है जिनको हमने स्कूलों के साथ लिंक किया है। और आंगनवाड़ीज के अंदर जो अभी हमने आपको पहले मैं एक चीज पर वापस लेकर के जाऊंगा दोस्तों, कि आज से लगभग 2 वर्ष पहले हमारे ऑनरेबल जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र भाई जी मोदी जी, उन्होंने एक बात कही थी कि देश जो हमारा हिंदुस्तान है ये खिलौनों का बाजार है। और आपने देखा होगा इसी के बेसिस पर उनकी एक आवाज पूरे देश भर में, चाहे मैं एनसीईआरटी की बात करूं,
SCRTs की बात करूं या जो कॉलेज ऑफ एजुकेशन है, वहां पर टॉय पेडागोजी उसी से ली गई, क्योंकि जो खिलौने हैं, खिलौने हमारे पढ़ाने में बहुत काम आते हैं। आप में से हो सकता है बहुत सारे बच्चों ने जो है B.Ed M.Ed किया होगा, वहां पर बहुत सारी ट्रेडिशनल आपने पेडागोजीज को पढ़ा होगा। और जब हम पढ़ते थे, मैं आपको बता दूं, मैंने 1984 में B.Ed किया है, फिर उसके बाद M.Ed किया। उस समय मैक्सिमम टीचर्स जो है लेक्चर मेथड को अपनाते थे, उसके अलावा कोई मेथड ही नहीं होता था, तू पढ़ मेथड। लेक्चर वो दे रहे हैं, हम लोग सुनते थे। आज बिल्कुल बदलाव है। चाहे हम ट्रेनिंग कॉलेज में जाते हैं तो हम बच्चों को, चाहे हम लेक्चर मेथड से पढ़ाएं, एक्सपेरिमेंटल मेथड से पढ़ाएं, स्टोरी मेथड से पढ़ाएं, या और बहुत सारे मेथड्स हैं, टॉय पेडागोजी पर आधारित हैं, एक्टिविटी बेस्ड जितनी भी अप्रोचेस हो सकती हैं, हम लोग जो है अपनी पेडागोजी में यूज करते हैं। तो ये जो आंगनवाड़ीज हैं, आंगनवाड़ीज में क्या है कि हम बच्चों को पढ़ा नहीं रहे, हम बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं। और मोटिवेट कैसे कर रहे हैं? हम उनको जो है, चाहे तो प्लेवे मेथड्स, आपने देखा होगा छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें अगर आप खेल खिलाइए घर में, मान लीजिए एक छोटा सा आपने बॉक्स ले रखा है, उसमें कुछ जिसे हम कहते हैं रेत, या डेमोन्स्ट्रेशन के लिए कई बार हम तख्ती का भी यूज करते हैं। आप बच्चे को उंगली पकड़ करके या जो है कुछ लिखना सिखाते हैं, या बच्चा पेंटिंग करता है। आपके घरों में आपके छोटे भाई बहन होंगे जो दीवारों पर लिखते हैं। जो घर आपने, जहां पर हम लोग रहते हैं, उसके जहां तक उस बच्चे का हाथ पहुंचता है, वो कच्ची पेंसिल लेकर के कुछ या कलर लेकर के दीवारों पर कुछ लिखता है, फूल बनाता है, पत्तियां बनाता है। इसी तरह से अगर हम छोटी छोटी जगहों पर मिट्टी डालें, बच्चे, छोटे बच्चे मिट्टी से खेलें। और मैं आपको बता दूं, 2018 में मैंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का विजिट किया था, और उन्होंने हमें कुछ स्कूल्स विजिट कराए थे, क्योंकि मेरी चॉइस हमेशा से ये रहा है कि देश की प्राइमरी एजुकेशन अगर मजबूत है तो निश्चित मान लीजिए वो प्राइमरी एजुकेशन बहुत काम की है। अगर किसी बच्चे की प्राइमरी एजुकेशन अगर मजबूत होगी तो निश्चित रूप से उसकी जो मिडिल एजुकेशन है या सेकेंडरी एजुकेशन है, वो बच्चे को परेशान नहीं करेगी। जब बच्चा ड्रॉप आउट होने लगता है स्कूल्स में, टीचर्स आनंद के साथ नहीं पढ़ाते हैं। अब आप देखिए, हम बात करते हैं जॉयफुल लर्निंग की। जॉयफुल लर्निंग कब होगी? जब मेरा टीचर खुश होगा। आपने देखा है कि घर में माँ है, माँ बच्चे को जब प्यार से दुलारती है और उसके बाद समझाती है तो बच्चे की समझ में आता है। लेकिन कभी कभी माँ भी गुस्सा करती है तो बच्चा भी बोलता नहीं है, या बच्चे ने गलती की, माँ डांट देती है, तब भी जो है बच्चा सहम जाता है। सेम यही पोजीशन स्कूल में होती है। टीचर्स का बिहेवियर स्कूल एजुकेशन में बहुत मायने रखता है। मैं चाहता हूं कि आप जब भी टीचर बने, मैं ये नहीं कह रहा कि आप स्कूल एजुकेशन में आए, आप यूनिवर्सिटी लेवल पर काम करें, लेकिन यूनिवर्सिटी सिस्टम में भी हमें अपने बच्चों को समझने की जरूरत है। कल को आप टीचर एजुकेटर बनेंगे तो आपका जो काम होगा वो प्राइमरी लेवल के टीचर्स को ट्रेनिंग देने का हो सकता है, सेकेंडरी लेवल के टीचर्स को ट्रेनिंग देने का काम हो सकता है। मैं ही चाहता हूं कि आप पहले जो है बिहेवियर पर काम करिए। टीचर्स का बिहेवियर कैसा होना चाहिए क्लास में। फॉर एग्जाम्पल, आजकल पूरे देश में हम बात कर रहे हैं हैप्पीनेस की। दिल्ली में एक कार्यक्रम चलता है, मैं आपको बता दूं, विद्यालय शिक्षा में हम लोगों ने हैप्पीनेस का करिकुलम शुरू किया है, एंटरप्रेन्योर माइंडसेट का करिकुलम शुरू किया है, हम देशभक्ति करिकुलम पढ़ा रहे हैं। लेकिन ये जितने भी करिकुलम है, ये सब वो करिकुलम है जो बच्चों को कहीं ना कहीं वैल्यू एजुकेशन पर काम करते हैं, बच्चों को खुशी देते हैं काम करने में, जिसमें बच्चे को आनंद आता है। अब आप में से यहाँ जितने भी मेरे बच्चे जो है जुड़े हुए हैं, मुझे जो जितना नजर आ रहा है, हमारी बेटियां सबसे ज्यादा नजर आ रही हैं मुझे मॉनिटर पर। आप एक बात बताइए कि जब आप प्राथमिक स्तर पर पढ़ते होंगे,
उस समय टीचर्स का बिहेवियर क्या होता होगा। और आज जब हम अपने बच्चों को स्कूलों में एडमिट कराते हैं तो उस समय जो बच्चे का जो टीचर का जो बिहेवियर है उसमें बहुत अंतर आया। आज अगर मैं क्योंकि मैं पूरे देश भर में घूमता हूं, विजिट देखते हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस का आकलन करते हैं पूरे देश भर में घूम घूम के, जिससे कि हम दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर कर पाए। मैं आपसे चाहता हूं कि आप लोग जब भी आपको मौका मिले, आप टीचर अभी नहीं है लेकिन मेरे बच्चों, आप आने वाले वक्त में देश के भविष्य होंगे, और मैं चाहता हूं कि आप अभी से किसी न किसी विद्यालय में जाकर के कुछ अपना वक्त उन बच्चों के लिए दें जो ज्ञान आपको आता है, आप उसका कुछ नॉलेज शेयर करें तो आपको बहुत लाभ होगा उस चीज का। तो यहां पर जो मैं बात कर रहा था कि फाउंडेशनल जो स्टेज है, फाउंडेशनल स्टेज में हम 3 से 8 साल के बच्चों को आमंत्रित करते हैं, जो NEP 2020 कहती है, और इसमें हम केवल और केवल एक्टिविटी बेस्ड क्रियाकलाप कराते हैं, साथ ही साथ प्लेवे मेथड से काम कराते हैं। आपने देखा होगा कि गांव आपके यहाँ पर बालू के जो ट्रक आते होंगे, जब मकान बनाते हैं तो बालू आती है, सीमेंट आती है। इसी तरह से आजकल पब्लिक स्कूल्स में क्या कर रखा है छोटे बच्चों के लिए, नर्सरी के बच्चों के, नर्सरी KG और प्रिपरेटरी स्टेज पर, कि उन्होंने जो है एक कमरे के अंदर बालू डाल रखी है। बालू समझते हो ना आप लोग, जिसे रेत कहते हैं, और उस पर बच्चे खेलते हैं और उसकी फीस लेते हैं। सेम उसी तरह से हम बच्चों के लिए खिलौनों के माध्यम से पढ़ा सकते हैं। आपने देखा होगा हम लोगों ने अभी रिसेंटली, जैसे भारत सरकार ने, NCERT ने एक खेल पिटारा करके जो है तैयार किया था, और हमने SCERT दिल्ली ने भी बच्चों के लिए, जिसमें पजल्स हैं, गेम्स हैं, छोटे छोटे टॉयज हैं, जिनके माध्यम से बच्चा जो है, बच्चों की जो रीजनिंग है उसको बच्चे जो है सीख सकें। रीजनिंग, देखिए, जब तक बच्चों में सोचने की शक्ति नहीं बढ़ेगी तब तक बच्चा काम नहीं कर पाता है। अब आप सोचे नहीं, मान लीजिए आमतौर पर मैं आपसे पूछूं कि 2 और 2 4 होते हैं, क्यों होते हैं? आप बच्चे को स्पष्टीकरण बताते हैं, आप जो है जब न्यूमेरिकल में जाएंगे तो आप बताते हैं कैसे 2 और 2 4 होते हैं। आप कोई भी कॉइन्स का एग्जाम्पल दे सकते हैं, कोई जो है, जो हम पहले कंचे खेलते थे, आप 4 कंचे लेकर के अलग अलग रख करके बात कर सकते हैं। और जब हम उनको क्योंकि ये पढ़ाने के अलग अलग तौर तरीके हो सकते हैं कि हम छोटे बच्चों को कैसे सिखाएं। तो ये जो फाउंडेशनल स्टेज है, इसमें आंगनबाड़ी से लेकर के और क्लास 2 तक के बच्चों को शामिल किया गया है, जिनका आयु समूह या एज ग्रुप जो है 3 to 8 ईयर्स होता है। यहाँ पर कोई बैग ले जाने की जरूरत नहीं होती है, और मैं तो कहता हूं प्राथमिक स्तर पर अगर आपको 1ली से 5वीं तक अगर हमारा टीचर बहुत बेहतर है तो उसे किसी भी किताब की, किसी भी करिकुलम की आवश्यकता नहीं होगी। ये मैं दावे के साथ में कह सकता हूं, क्योंकि मुझे लगभग 37 ईयर्स हो गए, जिसमें से मैं 32 ईयर्स से अपने टीचर्स के साथ ट्रेनिंग पे काम करता हूं। और मैं ये कहता हूं कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों को 3 चीजों पर काम करना चाहिए। एक है लिटरेसी और दूसरा है न्यूमरेसी। जब हम लिटरेसी की बात करते हैं तो हम रीडिंग और राइटिंग की बात करते हैं। जो आप बात करते हैं ना, अल्फाबेट्स, हिंदी में बात करते हैं स्वर, व्यंजन, इंग्लिश में जो अल्फाबेट्स हैं A to Z। तो इससे क्या है कि जो लिटरेसी है उस पर हमारा सिखाने का क्या तरीका होना चाहिए, तब बात बनती है। अगर आप किसी नए तरीके के साथ, अब हम वही पुराने ढर्रे कैसे कबूतर कैसे खरगोश, इससे ऊपर नहीं बढ़ते। कैसे बनने वाले शब्दों की एक बहुत बड़ी लाइन लग सकती है। आप एक चीज और देखिए कि हम लोग जो है बच्चे की रीजनिंग को बढ़ाने का काम नहीं करते, हम रट्टा लगवाने वाली बात करते हैं। आपने देखा होगा क्लास 1 to 8 तक हम रोट लर्निंग पर ज्यादा काम कर रहे हैं, जबकि मेरा मानना यह है
कि हमें रोट लर्निंग के बजाय जो एक्सपीरियंसिंग लर्निंग है हमें उस पर फोकस करना चाहिए। मान लीजिए आप टीचर हैं, सभी के सभी बच्चे, और जब आप किसी स्कूल में पढ़ाने के लिए जाते हैं, मान लीजिए आपने कहा कि किसी कोई एक्सपेरिमेंट करा रहे हैं या कुछ भी करा रहे हैं, जब आप बच्चों के बीच में किसी एक्सपेरिमेंट को खुद करके दिखाएंगे तो निश्चित मान लीजिए बच्चा उसको करके करने लगेगा। मान लीजिए आपके पास एक पजल्स है और आपने पजल्स को अलग अलग पार्ट्स में कर दिया और फिर आप जो है बच्चों से कहें कि अब आप इसको क्रमबद्ध तरीके से जोड़िए। मैं आपको बता दूं कि जो बच्चा जोड़ने का काम करेगा उससे उस बच्चे की जो रीजनिंग है, जो उसकी तर्क शक्ति है, उसकी जो थिंकिंग है, उसमें बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट होगा। सेम वही तरीका आता है कि हम बच्चों में क्रिटिकल रीजनिंग, जो आपने लाइफ स्किल्स को सुना होगा, पढ़े भी होंगे, कि प्रॉब्लम सॉल्विंग, मैं कहता हूं ज्यादा आपको काम करने की आवश्यकता नहीं है। आप 3 चीजों पर काम कर लीजिए छोटे बच्चों के साथ, जो एनईपी कहता है। एक तो हम बच्चों को प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करें, हम थिंकिंग की बात करें, हम रीजनिंग की बात करें। आप इन 3 चीजों को सिखा दीजिए, एजुकेशन में बच्चा बहुत कुछ कर सकता है। और मैं चाहता हूं, और मेरा एक ही उद्देश्य है जिसके लिए मैं काम कर रहा हूं, कि आने वाले वक्त में ये जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, जो चाहे वो आकाश की बात करते हैं हम, या जो है नारायणा की बात करते हैं, जितने कोचिंग इंस्टीट्यूट है, आपने देखा होगा आजकल जो है बहुत सारे बच्चे हमारे आईआईटी और दूसरे कामों की होड़ में सुसाइड कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे जो बनना चाहते हैं, पेरेंट्स वो नहीं चाहते। पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। मेरा अच्छा आपसे एक सवाल है सभी बच्चों से जो यहाँ पर जुड़े हुए हैं, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो वास्तव में दिल से टीचर बनना चाहते हैं और आपकी फर्स्ट चॉइस है टीचर बनने की? मैं 1-2 बच्चों से जवाब चाहूंगा, कोई भी बच्चा खुल के बता सकता है। यस, कुछ बच्चों ने ऑन किया है, बोलिए। सुषमा बोलेगी, हाकिमुद्दीन है, बोलिए। मैं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ सर। आप चाहते हैं? हाँ सर, दिल से। दोस्त मुझे आप, टीचिंग है। हाँ, यस, चलिए मैं मानता हूं कि हमारे कुछ बच्चों ने यहाँ पर रिप्लाई किया है और बहुत सारे बच्चे कर भी रहे होंगे। मैं आपको बता दूं कि जब हमारे बच्चों के क्लास 10th और 12th में मार्क्स आते हैं 90 एंड एबव, उस समय पेरेंट्स का क्या नजरिया होता है और रिलेटिव्स का क्या नजरिया होता है, और हम जिन टीचर से पढ़ करके आए हैं सीनियर सेकेंडरी लेवल पर, वो क्या कहते हैं? कोई भी एक व्यक्ति साझा करे अपनी बात को। प्याली सरकार, अगर मेरी बात सुन रही है तो आप बोलिए। हेलो सर। हाँ जी बेटा, बोलिए। आप बताइए, आपके क्लास 12th में जो मार्क्स आए थे, चाहे वो मैथमेटिक्स था या जो है ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट थे, जिन सब्जेक्ट में आपके 100 मार्क्स, 100/100 मार्क्स आए थे, तो पेरेंट्स का क्या नजरिया था, टीचर्स का क्या नजरिया था? पहले आप अपनी बात रखें, और क्योंकि मैं टीचर एजुकेटर हूं इसलिए मैं अपनी बात को रखूंगा। पहले मैं आपकी बात सुनना चाहता हूं। देखिए, आप उतनी बात को, उस बात को
बहुत संजीदगी के साथ नहीं रख पाएंगे। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। मेरे पास भी 2 बच्चे हैं और दोनों ही बच्चे विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं। मेरे लिए प्राउड की बात हो सकती है, लेकिन दूसरे जो रिलेटिव्स हैं उनके लिए वो बात प्राउड की नहीं हो सकती, क्योंकि वो चाहते थे कि बच्चे जो है डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आईआईटी करें, आईआईएम करें। लेकिन मैंने वही किया जो बच्चों की चॉइस थी। मैं ये चाहता हूं कि जब बच्चों के, हम ये क्यों नहीं कहते, अगर मान लीजिए किसी बच्चे के साइंस स्ट्रीम में जो है फिजिक्स में 100 मार्क्स आए, तो वो जो है उनको ये क्यों नहीं कहते कि आप फिजिक्स के टीचर बनिए। किसी के गणित में बहुत अच्छे नंबर आते हैं, हम ये क्यों नहीं कहते कि आप मैथमेटिक्स के टीचर बनिए, आप बायो के टीचर बनिए या इंग्लिश के बनिए। दोस्तों, जिस दिन देश में बेहतर क्वालिटी के टीचर्स तैयार हो जाएंगे ना, उस दिन ये जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, मैं छोटे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की बात नहीं कर रहा हूं जहां पर आप लोग पढ़ते होंगे या आप पढ़ के आए होंगे, मैं बात कर रहा हूं जैसे आपने नारायणा इंस्टीट्यूट है या दूसरे इंस्टीट्यूट हैं या आकाश है, विद्या है, ये वो इंस्टीट्यूट्स हैं, बंसल क्लासेस हैं जो आईआईटी और आईआईएम इनके लिए तैयारी कराते हैं या नीट की तैयारी कराते हैं। मैं ये चाहता हूं कि जिस दिन देश में और बढ़िया टीचर बन जाए, मिलना शुरू हो जाएंगे, उस दिन स्कूलों की हालत या स्कूली शिक्षा बिल्कुल बदल जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। दूसरी स्टेज है प्रिपरेटरी स्टेज। प्रिपरेटरी स्टेज वो स्टेज होती है जहां पर क्लास 3rd से लेकर के क्लास 5th तक की पढ़ाई की जाती है एज पर एनईपी 2020। ये दूसरी स्टेज है। पहली स्टेज बताई थी मैंने, जो जिसमें 5 वर्ष बच्चा लगाता है, जिसमें आयु समूह था 3 से 8 साल और फाउंडेशनल स्टेज जिसको कहा जाता था। और ये जो सेकंड है इसको कहते हैं प्रिपरेटरी स्टेज। आयु समूह आप लिख सकते हैं 8 से 11 साल, और जो क्लास है वो है क्लास 3rd to 5th। और इसमें जो है 2-3 चीजों पर हम 3R की बात पर ज्यादा मजबूती देते हैं, फाउंडेशनल, लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। अगर बच्चे का, जैसे आप कहते हैं ना, मकान बनाते हैं तो फाउंडेशन हमेशा मजबूत बनानी चाहिए। मान लीजिए अगर हमने ऊपर ऊपर से मकान बनाना शुरू किया, अगर आप मान लीजिए अर्थक्वेक आ गया तो बिल्डिंग गिर जाएगी। यही सिस्टम एजुकेशन में भी होता है कि अगर बच्चे का प्रिपरेटरी या फाउंडेशनल स्टेज अगर मजबूत है तो आप बिल्डिंग कितनी भी ऊंची बना लीजिए, वो बिल्डिंग हमेशा ऊंची रहेगी, बहुत मजबूत रहेगी, ऐसा मैं मानता हूं। और आपको भी स्वीकार करना ये चाहिए कि हमें सबसे ज्यादा बच्चों की जो प्रारंभिक शिक्षा है, मींस एलिमेंट्री एजुकेशन है, उस पर गौर करना चाहिए। आप में से कितने बच्चे हैं जो आर्टिकल 45 के बारे में जानते हैं? हैं कुछ बच्चे? व्हाट डू यू मीन बाय आर्टिकल 45? कंपल्सरी एजुकेशन, कंपल्सरी एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन, compulsory education to compulsory 6 to 14 education for children. अवैतनिक शिक्षा। नो। और बोलिए। मेरे बच्चों, जिस समय देश आजाद हुआ था ना, और जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, उस समय आर्टिकल 45 जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंतर्गत आता था, आर्टिकल 45, जिसे आपने जो है नीति निर्देशक तत्व के नाम से पढ़ा होगा या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के नाम से, उसके अंतर्गत, क्योंकि जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो या ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं वो स्टेट का सब्जेक्ट है, और जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में आते हैं, जिसके ऊपर एक कवच है कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी के अधिकारों का हनन करेगा तो उसका जो संरक्षण है वो कोर्ट करता है। चाहे हम
किसी भी फंडामेंटल राइट की बात करें। तो जो आर्टिकल 45 था उसमें यह था, राज्यों को जिम्मेदारी तय की गई थी 1950 में जब देश संविधान लागू हुआ। क्या कहा गया उस समय? यह था कि सरकारें, राज्य सरकारें 6 से 14 उम्र के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निशुल्क शिक्षा का प्रावधान करेंगे। देंगे नहीं, करेंगे। अब आप समझिए खेल का क्या हुआ कि अगर ये कंपलसरी होता तो आप देखिए कि देश को आज कितने साल हो गए मेरे दोस्तों। हमने अभी 77 इंडिपेंडेंस डे मनाया है ना। हम आज भी 100% लिटरेट नहीं है। आपका भी स्टेट नहीं होगा सिवाय केरला को छोड़ करके। तो आप बताइए ऐसा इसका रीजन क्या है? रीजन यही है क्योंकि अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के अंतर्गत, राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत, जैसे बाद में बना, राइट टू एजुकेशन तो 2009 में आया। अगर राइट टू एजुकेशन उस समय बना दिया जाता तो आज देश की स्थिति ये नहीं होती। चाहे मैं पश्चिमी बंगाल की बात करूं, उत्तर प्रदेश की बात करूं, बिहार की बात करूं या मध्य प्रदेश की बात करूं, क्योंकि फिर राज्यों की जिम्मेदारी बनती कि देश के अपने अपने राज्य के अंदर जितने भी बच्चे हैं जो कि 6 से 14 आयु वर्ग के हैं, उनको हमें कंपलसरी रूप से बिना किसी ड्रॉप आउट के उन बच्चों को हम प्रारंभिक शिक्षा दे सकें, ये लिखा होना चाहिए। और यही रीजन रहा कि देश पिछड़ता चला गया। आपने देखा होगा कि जिस समय देश की आबादी जब आजाद हुआ था उस समय हम कितने थे? ओनली 17 CR के करीब, 17 करोड़। बाद में फिर जनसंख्या बढ़ती गई और आज हम लगभग 1.40 के आसपास CR में। इतने करोड़ की आबादी है। ऐसा नहीं कि हमने काम नहीं किया, हमने शिक्षा में एक बहुत बड़ा मुकाम भी पाया है। एक तरफ हमने जो हमारे देश की जो प्राथमिक शिक्षा है उस पर बहुत काम हुआ है, माध्यमिक शिक्षा पर बहुत काम हुआ है, हमारे टेक्निकल जितने भी संस्थान हैं जिसमें IITs हैं। एक समय था कि जब गिनी चुनी IITs होती थी और आज लगभग 20 से 22 IITs खोली गई हैं, कुछ पाइपलाइन में है। इसी तरह से IIM देख लीजिए, एम्स देख लीजिए। तो आजादी के बाद काम तो बहुत हुआ है। जैसे आपके यहां पर भी लोग कहते हैं कि स्थिति अच्छी नहीं है शैक्षणिक रूप से, लेकिन मैं ये कहता हूं कि जितना बड़ा राज्य है पश्चिमी बंगाल, वहां पर काम की बहुत ज्यादा जरूरत है। लेकिन जो काम किए गए हैं सरकार के माध्यम से, मैं किसी भी सरकार के काम को नकारता नहीं। हाँ, हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि हम उस काम को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। ये होना चाहिए शैक्षणिक संस्थानों का जो एक काम है, उनकी ड्यूटी बनती है कि वो उसको काम को बढ़ाए। और मेरा मानना है कि ममता दीदी भी उसी तरह से काम कर रही होंगी जो अन्य राज्य कर रहे हैं, चाहे वो प्राथमिक शिक्षा की बात हो या टीचर एजुकेशन की बात हो या अन्य काम हो। तो जो प्रिपरेटरी स्टेज है, जहां पर हम जो सेकेंडरी दूसरा नंबर आता है प्रिपरेटरी का, मैंने फंडामेंटल ये जो फाउंडेशनल स्टेज की बात की थी, प्रिपरेटरी स्टेज की बात की, जहां पर 8 से 11 आयु वर्ग के समूह के बच्चे आते हैं और तीसरी से 5वीं तक के बच्चों को तैयार किया जाता है। उसके बाद आती है मिडिल स्टेज। मिडिल स्टेज क्या होती है? जिसे हम क्लास 6 to 8 के बच्चे पढ़ते हैं, उसे हम मिडिल क्लास कहते हैं। और यहां पर जो बच्चे होते हैं उनका जो आयु समूह है वो है 11 से 14 साल। ये NEP कह रहा है। और पहले भी आपने देखा होगा, चाहे हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की बात करें या राइट टू एजुकेशन की बात करें, दोनों ही जगहों पर 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए बात की गई थी। कभी भी फाउंडेशनल स्टेज के लिए बात नहीं कही गई पिछले 77 सालों में।
अब जब ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है तो हमने इस पर, जो हमारी सरकार है उसने जोर दिया कि हमें सबसे पहले बच्चे की अगर एजुकेशन को सशक्त करना है, उसको मजबूती देनी है, तो आपको जो है फाउंडेशनल स्टेज पर काम करना पड़ेगा। और यही कारण है कि आज पूरे देश भर में जो नर्सरी अध्यापक हैं, आने वाले वक्त में, मैं विद इन 2-3 ईयर्स की बात कर रहा हूं, कि ढूंढने से इस तरह के टीचर्स मिलेंगे नहीं, क्योंकि ट्रेन टीचर्स ही नहीं है पूरे देश में। आज की तारीख में बीएड टीचर्स बहुत मिल जाएंगे, लेकिन नर्सरी टीचर्स और जो जेबीटी टीचर्स हैं, या जो प्राइमरी टीचर्स का जो कोर्स होता है, उस तरह के टीचर्स हमारे यहाँ पर कम है। उन पर फोकस करना चाहिए। जब आप प्रिपरेटरी टीचर्स तैयार करेंगे तो जो है पढ़ाने वाले भी होंगे। अब आपने स्कूल तो खोल दिए प्रिपरेटरी, लेकिन अगर टीचर्स ही नहीं दे पाए तो वो तो और भी ज्यादा खतरनाक है। मैं चाहता हूं कि अगर आपको अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करना है तो सबसे पहले हमारे जो ट्रेंड बच्चे हैं, बेरोजगार बच्चे हैं, जिन्होंने बीएड कर रखा है, दूसरे कोर्स कर रखा है, उन पर फोकस करें। और मैं तो कहता हूं कि अगर ब्रिज कोर्स कर, जो बीएड बच्चे हैं, बीएड वाले, अगर हम उनको कुछ 3 मंथ्स 4 मंथ्स 6 मंथ्स के ब्रिज कोर्स करा करके उनको प्रिपरेटरी, मिडिल और सेकेंडरी के लिए अगर तैयार करा दें तो बहुत बड़ा सरकारों का काम हो सकता है। पिछले दिनों जो है एनआईओएस, जिसे हम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन लर्निंग कहते हैं, उसके माध्यम से भी ये काम हो रहा था, लेकिन अभी बीच में बंद कर दिया गया। और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आने वाले समय में इस तरह के कोर्स फिर से खुलेंगे, जिससे कि हम देश भर में जो प्राथमिक शिक्षकों की कमी है उसको पूरा कर पाए। अभी रिसेंटली जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है कि जो बीएड वाले जो बच्चे हैं उनको जो है प्राथमिक स्तर पर नहीं लिया जाएगा, ये फैसला आ चुका है। लेकिन मैं ये कहूंगा लेकिन कहीं ना कहीं कोर्ट को एक बात जरूर सोचना चाहिए कि बीएड वाले जो बच्चे हैं, जो हमारे टीचर्स बेरोजगार हैं। अभी एक बच्ची लिख रही थी, सुबिका नाम है, क्या नाम है, वो कह रही है कि पिछले 4-5 वर्षों से उसे कोई, मतलब जब बच्चों ने कोर्स कर लिया और रोजगार ना मिले तो फिर जो है वो धीरे धीरे क्या होता है कि जो, मान लीजिए आपने एक प्रशिक्षण लिया, आपने बीएड किया, एमएड किया, पीएचडी की, और उसके बाद रोजगार ना मिले तो होगा क्या कि धीरे धीरे व्यक्ति का पलायन शुरू होता है, वो फिर किसी काम का नहीं रहता है। और मैं ये चाहता हूं कि हमारे हर बच्चे को काम मिलना चाहिए, बढ़िया उसकी जो है, जब अच्छा काम मिलता है तो बच्चे भी बढ़िया काम करते हैं। हम लोग भी, आप मुझे जो सुनना है, मैं भी एक बहुत ग्रामीण परिवेश से आकर के दिल्ली में आया था 1985 में, और आकर के दिल्ली में जॉब किया, और आज हम अगर इस मुकाम पर हैं तो उसमें बहुत कड़ी मेहनत की जरूरत होती है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे से भी ज्यादा मेहनत करेंगे, और चाहे आप पश्चिमी बंगाल में काम करें, देश भर के किसी भी कोने में काम करें, मैं चाहता हूं कि आप लोग ऑनेस्टी के साथ मेहनत करें और अपने उस मुकाम तक जाएं जिसके लिए आपने सोच रखा है। दोस्तों, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं कि जिस दिन आप लोग अपने आप से जिद करेंगे, जिद समझते हो, छोटे बच्चे होंगे आपके घर में, वो कभी मम्मी से कहता है मम्मी मुझे चॉकलेट चाहिए, तो मम्मी क्या कहती है, बेटा अभी पापा को तनख्वाह नहीं मिली है, जिस दिन मिल जाएगी मैं 2 दिलवाऊंगी। बच्चा शांत हो जाता है, चलो मम्मी दिलवा देंगी, लेकिन अगले हफ्ते में भी पापा को तनख्वाह नहीं मिली। लेकिन बच्चे को याद रहता है, छोटे बच्चे को, आपको भी याद रहता होगा कि आपका जिस बार, मान लीजिए आपका बर्थडे आ रहा है, मम्मी गिफ्ट ना दे, पापा ना दे, वो कहते हैं बेटा अभी तनख्वाह नहीं मिली, अगले हफ्ते दिलवा देंगे तेरे को कुछ। लेकिन क्योंकि आप बड़ी हो गई हैं इसलिए आप जिद नहीं कर पाती। लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं, जब हम उनके साथ जाते हैं बाजार में, तो बच्चा बीच सड़क पर लेट जाता है कि मुझे ये चीज अब चाहिए, और हम और आप मजबूरी में फिर वो चीज दिलवाते हैं, उसको उसके खिलौने दिलवाते हैं जो वो चाहता है। मैं ये चाहता हूं कि आप अपने आप से जिद करिए। आपको जो जिंदगी में बनना है, मैं कहता हूं आप सिविल सर्विस का एग्जाम क्रैक करें, आप किसी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बने,
लेकिन मेरे दोस्त, मेरे बच्चों, आप लोग जो है, जो एक बार ठान लें, जो आपने सोच लिया, आप अपने गोल को बदलें ना। ये नहीं होना चाहिए कि चलो जी टीचर नहीं बने, कुछ और काम कर लेते हैं, तो दोस्त फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं चाहता हूं आप किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, ये मेरा वादा है आपसे। बस जरूरत है आपको थोड़ी सी और ज्यादा मेहनत करने की। और ये नेट जेआरएफ कुछ नहीं होता मेरे बच्चों। आप अगर 1 महीने भी पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से क्वालिफाई कर पाएंगे। आपको जरूरत है मोटिवेट करने की। हम आमतौर पर कह देते हैं तुम क्या करोगे, तुम क्या पढ़ोगे, पढ़ते ही नहीं हो, घूमते रहते हो। और मैं यहाँ पर सब हमारे मेरे बच्चे जैसे हैं, तो मैं आपसे एक और बात कहूंगा कि जो आप मोबाइल आजकल ज्यादा यूज कर रहे हैं, व्हाट्सएप यूज करते हैं, आप इनको छोड़ दीजिए, बिल्कुल फेंक दीजिए मोबाइल को। जब तक आपका जेआरएफ, नेट या जो भी आपने ठान रखा है, आप उसको जब तक उठाओ मत, यूज करो लेकिन कम करो। जिस दिन आपका एग्जाम क्लियर हो जाए, फिर आप एक नहीं 2-2 खरीद के रखना। ये मैं कह रहा हूं आपसे। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि पहले कुछ बनो, पेरेंट्स को रेस्पेक्ट दिलाओ, आपसे बढ़िया। देखिए उनकी भी कुछ अपेक्षाएं हैं आपसे। आप अगर अच्छा सोचेंगे, आप अपने जैसे हम वैल्यूज की बात कर रहे हैं, मैं एक ही बात कहता हूं कि जिस दिन हम लोग अपने पेरेंट्स की इज्जत करते हैं, उस दिन पड़ोस वाले लोग भी हमारे पेरेंट्स की इज्जत करते हैं। मैंने अभी अपने पिछले दिनों एक कॉन्फ्रेंस में मैं गया हुआ था, मैंने अपने शिक्षक साथियों से पूछा, और आपसे भी पूछ रहा, आप तो खैर बच्चे हो, अभी अपने पेरेंट्स के साथ ही रहते हो, जब बड़े हो जाते हैं, सर्विस लग जाती है, तो मैंने उनसे पूछा, दिल्ली में जो लोग रहते हैं, कि आप अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं या आपके पेरेंट्स आपके साथ रहते हैं। देखिए मेरे बच्चों, जब हम पेरेंट्स के साथ रहते हैं तो लीडरशिप अपने घर में हमारे पेरेंट्स की होती है, और जब पेरेंट्स हमारे साथ आकर के रहते हैं तो हमारी लीडरशिप होती है। इसलिए मैं आपसे एक वादा चाहूंगा कि जब भी आप जॉब पर जाएं आने वाले वक्त में, तो आप हमेशा अपने पेरेंट्स के साथ रहें, अपने पेरेंट्स की इज्जत करें। उनसे बढ़िया धरोहर जिंदगी में आपको न मिली है और न मिलेगी। जो पेरेंट्स सोचते हैं आपके लिए बेहतर से बेहतर, वो कोई और नहीं सोच सकता, कोई रिश्तेदार नहीं सोचेगा। जो आपके अभिभावक, जो आपकी मम्मी पापा भाई बहन जो सोचते हैं ना, मेरा बेटा ये बनेगा, मेरा बेटा शेर बनेगा, और मैं गारंटी देता हूं कि अगर पेरेंट्स चाह लें और आप चाह लें कि हम मिलकर के शेर ही बनेंगे, तो निश्चित रूप से आप जो है पश्चिमी बंगाल के शेर ही बनोगे। गीदड़ नहीं बन सकते, ये मैं लिख के दे सकता हूं। लेकिन आपको कसम खानी पड़ेगी कि हम मेहनत करेंगे, ईमानदारी से पढ़ेंगे। और एक चीज, ये जो हम बात कर रहे हैं, देखिए अभी जो है ये जो सेंट्रलाइज एंट्रेंस एग्जाम हो रहा है, जिसे हम एनटीए कराता है, पूरे देश भर में यूनिवर्सिटीज में प्रवेश के लिए, +2 के बाद ग्रेजुएशन में एडमिशन के लिए है, कुछ नहीं है। क्योंकि हम जो है, जो 12वीं पास करते हैं, हम रोट लर्निंग पे करते हैं, रट लिया, गिने चुने सवाल आएंगे। और मैं दावा देता हूं कि जब आप किसी भी कोर्स को या किसी भी टॉपिक को जब आप समझ लेंगे, अंडरस्टैंडिंग करेंगे, तो फिर आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं होगी। आजकल टीचर्स वो भी किसी एमबीडी या किसी और हेल्प बुक से पढ़ाते हैं, और बच्चे से सोचते हैं कि जो एमबीडी में उत्तर लिखा था वही लिखें। मैं ये कहता हूं कि किसी का मौलिक व्यूज बच्चे के क्यों नहीं हो सकते, ओरिजिनल व्यूज क्यों नहीं हो सकते। बच्चा अपनी भाषा में कुछ भी लिखे उत्तर, अगर हम 2 × 3 करेंगे तो उत्तर तो 6 ही आएगा, चाहे तो हम 1 1 1 करके जोड़ें, या 2 + 2 + 2 करके जोड़ें, या 3 × 2 करके मल्टीप्लाई करें, उत्तर 6 ही आएगा। हम तरीके बताएं, तब आता है मजा, एंजॉयमेंट। मान लीजिए आपकी क्लास में कोई टीचर आता है और मैं कहता हूं इनको खुशी पढ़ानी है, और टीचर का चेहरा लटका हुआ है, कभी वो आपको खुशी दे सकता है मेरे बच्चों? नहीं दे सकता। मैं चाहता हूं मैं जब भी अपने बच्चों के साथ, मेरे यहाँ पर बीएड भी होती है, मेरे यहाँ डीएलएड का भी कोर्स होता है, मैं जब भी
अपने बच्चों के साथ बात करता हूं तो सबसे पहले उनके बारे में बात करता हूं, क्या कर रहे हो, तेरे घर में सब ठीक ठाक, कोई परेशानी हो तो मुझे बताओ। जब मैं अपने बच्चों को प्यार करता हूं, अपने क्लास के बच्चों को प्यार करता हूं, अपने इंस्टीट्यूट के बच्चों को प्यार करता हूं, तो निश्चित मान लीजिए मुझे फिर किसी से प्यार मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे पास इतनी बड़ी फौज हो जाती है मेरे बच्चों की, जो मेरे साथ पढ़ते हैं, वो बहुत सारा प्यार उड़ेलते हैं। तो जब भी आप टीचर बने, आज नहीं तो कल बनोगे, ये मेरा आशीर्वाद है, आपको गारंटी देता हूं लिख करके, कि आप चाहे यूनिवर्सिटी में पढ़ाएं, कॉलेज में पढ़ाएं, या जहां भी पढ़ाएं, या स्टेट सर्विसेज में जाएं, आप जाएंगे, क्योंकि आप कड़ी मेहनत कर रहे हैं, और मेहनत का फल, हार्ड वर्क जो बच्चे करते हैं, वो निश्चित रूप से फल लेते हैं। और यही चीज मैं आपको बता दूं, एनईपी 2020 में बहुत सारी चीजें हैं जो फोकस करती हैं कि बच्चा अपने परवेश, जैसे जो प्रिपरेटरी स्टेज की बात की मैंने, फाउंडेशनल स्टेज की बात की, हम जो भी सिखा रहे हैं, हम बच्चों को सिखाएं क्या, हम अपने परवेश से सिखाएं ना। जब हम परवेश से सिखाते हैं, अपने आसपास की चीजों को सिखाते हैं, तो बच्चे की समझ में आती है। फॉर एग्जाम्पल, हमने कहा कि पृथ्वी कैसी होती है, तो मैं कह दूं कि माँ की रोटी की तरह से होती है। माँ जब खाना बनाती है, तो वो जो रोटी बनती है वो गोली बनती है ना, पूड़ी बनाते हैं वो भी गोल सी बनती है ना। तो हम उन आइडियाज के साथ, या दूसरे जो भी हम एग्जाम्पल लें, हम एग्जाम्पल हमेशा सजीव लें, जिनके साथ बच्चा देख सके, अभ्यास कर सके, वो टीचर होता है। टीचर जब, जो अच्छी टीचर होते हैं, वो एग्जाम्पल क्लास में लाइव ले आते हैं, तब बनता है। और तीसरी जो स्टेज होती है, अभी हमने बात की फाउंडेशनल स्टेज, प्रिपरेटरी स्टेज और मिडिल स्टेज। और मिडिल स्टेज में हम बच्चों की जो सोचने की क्षमता है, जो 6ठी से 8वीं तक बच्चे होते हैं, जिनका आयु समूह 11 से 14 साल तक का होता है, उन बच्चों में जो लाइफ स्किल्स की हम बात कर रहे हैं, अब से नहीं बात हो रही लाइफ स्किल्स। आपने देखा होगा परीक्षा में बहुत सारे जब सवाल आते हैं, चाहे आप नेट का एग्जाम दे करके देख लीजिए, या कोई और स्टेट सर्विसेज के लिए देख लीजिए, एक क्वेश्चन होता है जनरल अवेयरनेस का। तो वहां पर जो सवाल होते हैं, चाहे वो न्यूमेरिकल के हों या कोई दूसरे हों, वहां पर वो सवाल मैक्सिमम वो रीजनिंग पर आधारित होते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग के होंगे वो सवाल। लेकिन हमने क्या क्लास में, अपनी स्कूल एजुकेशन में इस तरह के सवाल कराए? नहीं कराते हम। अगर हम बच्चों को तीसरी क्लास से ही, अगर हम बच्चों को उनकी रीजनिंग एबिलिटी को बढ़ाने पर काम करें, उनके जो है थिंकिंग एबिलिटी पर काम करें, प्रॉब्लम सॉल्विंग पर काम करें, तो निश्चित रूप से मान लीजिए कि बच्चा 8वीं क्लास तक आते आते अपने आप में बहुत मैच्योर होगा। आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं, वैसे हो सकता है कि आप उस समय बहुत छोटे होंगे, एक कार्यक्रम आता था, क्या आप 5वीं पास से तेज हैं, टीवी पर आता था शाहरुख खान का कार्यक्रम, जहां पर जो बच्चों की, जैसे आजकल कौन बनेगा करोड़पति आता है, सेम इसी तरह का एक कार्यक्रम आता था, जहां पर अच्छे अच्छे पढ़े लिखे जो लोग थे, डॉक्टर्स, इंजीनियर, टीचर्स, वो सारे 5वीं क्लास के लेवल के सवालों के उत्तर नहीं दे पाते थे। और उस ग्रुप में जैसे कौन बनेगा करोड़पति के सेट पर लोग बैठे होते हैं, इसी तरह से वहां पर जो बच्चे 5वीं तक पढ़ते थे, ऐसे बच्चे बिठाए जाते थे जो उनका जवाब देते थे। मैं ये चाहता हूं कि जब भी प्रश्नों की अगर बात आए, तो आप लोग, अगर आप अच्छे ढंग से पढ़ेंगे, बारीकी के साथ पढ़ेंगे, तथ्यों के साथ पढ़ेंगे, तो निश्चित रूप से आपके पास सवालों के जवाब है। अब आखिरी जो स्टेज है स्कूल एजुकेशन की, वो आती है क्लास 9 to 12, जिसका एज ग्रुप होता है 14 से 18। मीन्स ये हुआ कि जो स्कूल एजुकेशन है वो 3 से लेकर के 18 साल तक की होती है, जिसमें जो है 4 स्टेजेस होती हैं। एक 5 साल की होती है, एक 3 साल, 3 साल, फिर 4 साल। मीन्स 5 जमा 3 जमा 3 जमा 4, ये स्टेजेस हैं। आप इनको क्लास कह सकते हैं कि इस एज, इतने साल की ये स्टेजेस हैं। फाउंडेशनल स्टेज 3 to 8,
के बच्चे आते हैं, प्रिपरेटरी स्टेज 3 to 5 में आते हैं, मिडिल स्टेज 11 to 14, क्लास 6 to 8 के बच्चे आते हैं, और आखिरी जो स्टेज है वो है सेकेंडरी स्टेज, जिसमें 9 से 12, क्लास 9 to 12, और जो उम्र होती है वो 14 से 18 साल की होती है। दोस्तों, ये जो सेकेंडरी एजुकेशन है, मैं आपको बता दूं कि इसमें जो है बहुत 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट की गई है। अभी तक क्या होता है, एग्जाम कब होता है, साल में एक बार होता है। मैं कहता हूं ऑन रिक्वेस्ट क्यों नहीं हो सकता है, बच्चा जब चाहे तब, जैसे NIOS में 10th-12th में जो है ऑन डिमांड एग्जामिनेशन सिस्टम है, लेकिन NEP ने एक काम बहुत बढ़िया किया है कि आने वाले समय में जो एग्जाम है बोर्ड के, वो साल में 2 बार हुआ करेंगे, और उसमें आपको चॉइस होगी कि पहली बार में आप 5 जो पेपर होते हैं, जैसे 5 सब्जेक्ट का आपने सिलेक्शन किया, आप एक बार में 3 क्लियर करें, एक बार में 2, तो जो आपका जो एबिलिटी है वो और ज्यादा बढ़ेगी। साथ ही साथ एक काम और हो सकता है कि ट्रांसपेरेंसी आएगी एग्जामिनेशन सिस्टम में। अभी तो क्या है, कितने लाख बच्चे एक साथ बैठते हैं न, और एक निश्चित समय होता है कि विदिन 30 डेज आपको परिणाम देना, रिजल्ट देना, बच्चों का डिक्लेरेशन करना है, तो वो मजा नहीं आ पाता है, न बच्चों की वो क्वालिटी निकल करके आती है। मैं आपको बता दूं, आजकल जो है 100/100 मार्क्स लेने वाले बच्चों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन उनकी जो स्किल्स हैं वो स्किल्स नजर नहीं आती हैं। बहुत कम बच्चे होते हैं जिनको हम कह सकते हैं कि ये 100/100 के। मैं जब पढ़ता था तो उस समय जो है 50% मार्क्स बड़ी मुश्किल से आते थे, और आज हमारे समय 55% पर यूनिवर्सिटी में टॉपर हो जाता था। आजकल 70%, 75%, 80%, 90% तक यूनिवर्सिटीज में मार्क्स आ रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि बच्चा क्या लिखता है और टीचर क्या पढ़ता है, क्या उत्तर देता है, मेरी समझ में अभी तक नहीं आ रहा है। उत्तर हमेशा जो भी बच्चा आंसर स्क्रिप्ट लिखता है वो बिल्कुल ब्रीफ होना चाहिए। अगर कहा है 500 वर्ड या 5000 वर्ड, तो 5000 ही होने चाहिए। मेरे पास पीछे कुछ बच्चों की कॉपियां आती थी बीएड वगैरह की, एक एक बच्चा जो है 4-4, 5-5 कॉपियां जो है नत्थी करता था, इनक्लोज करता था। मुझे समझ में नहीं आया कि लिखते क्या है, इतना लंबा, एक यहाँ लिखा है, दूसरा कहीं जा रहा है, लाइन छोड़ के लिख रहे हैं। क्या आप कॉपियों का जो है वो बना रहे हैं? साफ लिखिए, कम लिखिए, बेहतर अंक लीजिए, तब होता है। यही बात ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी यही रूल लागू होता है। अगर आप जितना पूछा गया है उतना उत्तर दीजिए, और आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप तैयारी करके जाएं, आप पॉइंट टू पॉइंट उत्तर दें। दूसरी चीज, आप के अंदर ये कला होनी चाहिए कि जो सामने वाला जो इंटरव्यूअर है वो आपसे जो सवाल पूछ रहा है उसके प्रश्न का उत्तर आप हमेशा अपने एक्सपर्टाइज पर लेकर के आइए। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप एलिमेंट्री के एक्सपर्ट हैं, आपसे टीचर एजुकेशन में सवाल पूछ लिया, तो आपका काम यह है टीचर एजुकेशन को एलिमेंट्री का पार्ट कैसे बनाएंगे, और सामने वाले को आप मजबूर करेंगे कि वो आपसे सवाल एलिमेंट्री पर करें, तब आती है मजा। तो ये सारी की सारी चीजें आदमी को परफेक्शन की ओर ले जाती है। अब एनईपी में और क्या काम नया किया है, एक जो है, जो सबसे बड़ा यह है कि 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, जो सेकेंडरी लेवल पर एजुकेशन है, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला लेकर के आया है। पहले जो है आमतौर पर 1 लैंग्वेज होती थी प्लस 4 सब्जेक्ट आपके जो भी थे, लेकिन अब आप 3 लैंग्वेज के साथ भी पढ़ सकते हैं। दूसरा, सब्जेक्ट चेंज करने की आपको फैसिलिटी दे दी कि अभी आप +2 में, मान लीजिए आपकी चॉइस फिजिक्स पढ़ने की, साइंस स्ट्रीम में है, लेकिन आप चाहते हैं इन एडिशन में इकोनॉमिक्स भी पढ़ना चाहता हूं, तो आने वाले समय में आपको इकोनॉमिक्स का भी, साइंस वाले बच्चे को इकोनॉमिक्स का भी ऑफर मिलेगा। साथ ही साथ जो परीक्षा में ट्रांसपेरेंसी की अगर हम बात कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप ये मान के चलिए कि जो क्वेश्चन फ्रेमिंग होती है, जो
आपके कुछ सवाल एमसीक्यू बेस्ड होंगे, जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। कुछ जो है शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, कुछ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होंगे। तो वहां पर एक तालमेल बन जाता है। मान लीजिए मैंने 20 मार्क्स का जो है 100 का पेपर है, मैंने 20 मार्क्स का जो है 40 क्वेश्चन जो है 40 क्वेश्चंस मैंने जो है एमसीक्यू बेस्ड दे दिए, 20 नंबर का मैंने जो है आपका शॉर्ट क्वेश्चंस दे दिए, और कुछ सवाल मैंने डिस्क्रिप्टिव दे दिए। तो बच्चे को वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मिलते हैं। और अगर मैं सीधे सीधे सवाल दे देता हूं परीक्षा में, तो परीक्षा सिस्टम का जो सिस्टम है, या मैं ये कहूं कि जो एग्जामिनेशन सिस्टम है, वो बेहतर तब होता है जब हम बच्चों को बेहतर क्वालिटी के प्रश्न दें। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस में क्या होगा, आपको जो है डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको डिफरेंट टाइप के, मतलब जो है वहां पर आपको रीजनिंग भी मिल सकती है, वहां पर आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग के भी सवाल हो सकते हैं। केवल कंटेंट रटने से कुछ नहीं होगा। आप जब भी पढ़ें गहराई के साथ पढ़ें, और जब आप इस तरीके से पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से मान लीजिए, इसके अलावा जो एनईपी 2020 में जो जोर दिया गया, वोकेशनल एजुकेशन पर बहुत जोर दिया गया। वोकेशनल एनईपी 2020 कहता है कि बच्चों को हम क्लास 6 ऑनवर्ड्स एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाएं, और जो स्ट्रीम है, जैसे आपका कॉमर्स है, आपका ह्यूमैनिटीज है, आपका साइंस है, आपका कॉमर्स है, सेम उसी तरह से वोकेशनल एजुकेशन भी +2 लेवल पर एक स्ट्रीम होना चाहिए। और हमारे यहाँ जो सीबीएसई के स्कूल्स हैं, वहां पर बहुत सारे स्कूल्स में बच्चों को दी भी जाती है, लेकिन वो चाहते हैं कि पूरे देश भर में क्लास 6 ऑनवर्ड वोकेशनल एजुकेशन पर काम किया जाए। आपने देखा होगा कि जिन बच्चों ने बुनियादी शिक्षा के बारे में पढ़ा है, बुनियादी शिक्षा में भी तो जो है वर्क एजुकेशन की बात करते थे गांधी जी, वही एजुकेशन। और एक चीज और कि ये एनईपी 2020 में जितना फोकस जो हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं, चाहे तो हम वेदों की बात करें, पुराणों की बात करें, महाभारत की बात करें, गीता की बात करें, उपनिषदों की बात करें, वहां से कुछ कुछ चीजें ली गई हैं जिनको जो है डिफरेंट क्लासेस में डिफरेंट स्टेजेस पर एक रखने की कोशिश की गई है, जिससे कि बच्चों में जो एक नैतिकता है या जो वैल्यूज हैं, जो बच्चों के चरित्र निर्माण की बात करते हैं, वो सब बहुत बेहतर ढंग से हो सके। तो ये एक मोटा मोटा एनईपी। और इसके बाद हायर एजुकेशन में आपने देखा होगा कि जो टीचर एजुकेशन है, वहां पर जो है 4 ईयर प्रोग्राम की बात की गई, और इस बार फर्स्ट टाइम अराउंड 45 यूनिवर्सिटीज हैं, यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस हैं, जहां पर 4 ईयर इंटीग्रेटेड आईटेप जिसे कह रहे हैं, वो कोर्स शुरू किया गया है। एनईपी में ये जो अपना जो एनटीए है, उसने एग्जाम कंडक्ट किया है, अभी परिणाम आना बाकी है। उसके बाद ये कोर्स शुरू होगा, 4 साल का होगा, और ये जो कोर्स है 4 साल का, ये बच्चे 12वीं तक पढ़ाने के लिए तैयार होंगे। लेकिन अभी ये जो 2 ईयर प्रोग्राम है बीएड का टीचर एजुकेशन के अंतर्गत, अभी ये बंद नहीं हो रहा। उम्मीद ये की जा रही है कि जो लोग ऑलरेडी ग्रेजुएट है, ये +2 वालों के लिए 4 ईयर होगा, ग्रेजुएट वालों के लिए 2 ईयर होगा, और जो बच्चे पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद टीचर एजुकेशन में आना चाहते हैं, उनके लिए उम्मीद ये की जा रही है कि उनके लिए 1 ईयर का कोर्स होगा। बाकी तो आपने देखा होगा, जो लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, एनईपी 2020 आने के बाद पहली बार आईआईटी में जो कोर्स इंग्लिश मीडियम चलते थे, या जो मेडिकल में जो पढ़ाई होती थी, वो अंग्रेजी के बजाय अब हिंदी मीडियम के सेक्शंस भी वहां पर खोल दिए गए हैं। क्योंकि एनईपी 2020 कहता है कि जो बच्चों की एजुकेशन है, वो प्राइमरी एजुकेशन विशेष रूप से मातृभाषा में होनी चाहिए, जो उसके घर की भाषा है उसमें हो, और अदर जो लैंग्वेज है, चाहे मैं इंग्लिश की बात करूं या किसी और लैंग्वेज की बात करता हूं, तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि लैंग्वेज हमेशा सीखी जाती है। आप जैसे पश्चिमी बंगाल में अगर किसी बच्चे को
बंगला में अगर आप सिखाएंगे तो वो आसानी के साथ सीख सकता है, लेकिन अगर आप इंग्लिश में सिखाएंगे तो वो सिखना थोड़ा डिफिकल्ट पड़ेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप जब भी अच्छे ढंग से काम करेंगे तो निश्चित रूप से आपको अच्छा फल भी मिलेगा। आज के लिए मैं इतना ही रखूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप कुछ लोग जो है सवाल पूछे मेरे से और मैं उनके वे 4 to 5 क्वेश्चंस में लूंगा। आप लोग सवाल पूछिए, मैं उनके सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हूं। थैंक यू वेरी मच सुनने के लिए। हेलो सर। यस बोलिए। सर ये जो मैं क्वेश्चन करने जा रही हूँ ये एक्चुअली पढ़ाई के रिलेटेड नहीं है। कोई बात मैं पूछिए मैं बेटा। मेरा ना 3 साल की एक छोटी बच्चे है, अभी तक 3 हुआ नहीं है। तो उसको ना हम सोच रहे हैं कि इधर जो सब बच्चे पढ़ते हैं ना वो लोग सब ना सीबीएसई बोर्ड या तो आईसीएसई बोर्ड में उसको देते हैं बच्चे लोगों को। एक्चुअली हमारा लैंग्वेज है बंगाली, हम बंगाल। घर में बंगाली में बात करते हैं, हम वेस्ट बंगाल से है। तो सर मेरा ये क्वेश्चन है कि जो मेरा 3 साल के बच्चे है मैं उसको प्री स्कूल में अभी तक नहीं दिया हूँ, एलकेजी में दूंगी। इसके लिए उसको मैं बंगाली लैंग्वेज में एडमिशन कराऊँ स्कूल में या सीबीएसई बोर्ड में करवाऊँ? ये सर आपका एक ओपिनियन लेना चाहती हूँ। थैंक यू वेरी मच बेटा। मैं चाहता हूं कि आप बच्चे को सबसे पहले तो जो है मदर टंग में ही बात करें। जो आपकी बंगाली लैंग्वेज है बंगाली, आप उसमें बात करिए बच्चे को। देखिए बाकी जो अदर लैंग्वेज जैसे आप इंग्लिश सिखाना चाहते हैं, आप जर्मन सिखाना चाहते हैं, दिस इज द पार्ट ऑफ लर्निंग। बंगालीज में क्या होगा, आप बच्चे में देखिए जितना भी जो हम बच्चों को वैल्यूज सिखाते हैं, जो आपके रीति रिवाज हैं, जो आपके ट्रेडिशन, वो आप बंगाली में बच्चे को आसानी के साथ सिखा सकते हैं। अब सीबीएसई में तो जो है वैल्यूज नहीं आएंगे ना, कि मान लीजिए आपको जो है दुर्गा पूजा आती है तो सीबीएसई वाले अलग मनाते हैं, बंगाली वाले अलग मनाते हैं, ऐसा तो नहीं होता। जी जी। मैं ये चाहता हूं मेरे बच्चे कि आप जो है उसको जो है हिंदी के जो आपकी बंगाली है आप उसमें तो बात करिए बच्चे से खुल के, और उसके बाद आप अल्फाबेट सिखाएं, इंग्लिश सिखाएं, इंग्लिश में या किसी और लैंग्वेज में सिखाएं, न्यूमेरिकल सिखाएं, काउंटिंग सिखाएं। वो आप दोनों लैंग्वेज को मल्टीपल करके सिखाइए प्राइमरी तक, और उसके बाद चाहे आप सीबीएसई में पढ़ाना, किसी में भी पढ़ाना, तुम्हारे बच्चे को कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरा दावा है आपसे। ओके सर, थैंक यू सो मच। उसको खुश रखना बस, ये नहीं जबरदस्ती वाला काम मत करना। नहीं सर ऐसा नहीं करती हूँ। हाँ, कई बार मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे आपकी बच्ची है ना 3 साल की, एक मेरे जी ऊपर जी। घर के ऊपर एक व्यक्ति रहते थे, तो उनको अपने बच्चे का डीपीएस में एडमिशन कराना था। वो रात को रोज पढ़ाते थे, बेचारे बच्चे को मारते बहुत थे क्योंकि वो सिखाते हैं अंग्रेजी सीखो, ये करो। अब बच्चा बहुत पिटते पिटते परेशान हो गया, तो उसने कहा जिस दिन ले तो जाएंगे एडमिशन कराने। आप विश्वास नहीं करेंगे, जब बच्चे को स्कूल में लेकर के गए, जिस दिन उसका इंटरव्यू था, बच्चे ने एक शब्द नहीं बोला। उसने भी कसम खा ली थी कि अब बताऊंगा, रात को तुम पीटते थे, आज दिन में मैं पीटूंगा तुम्हें। ठीक है, इसलिए आप जी सर। बच्चे को मदर टंग में बात करिए, सिखाओ लैंग्वेज, कोई सी भी सिखाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए, और कोई बच्चा? प्याली सरकार कुछ कहना चाह रही थी। हाँ सर, मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ। यस। हाँ सर, बोल रहा हूँ ये जो नया शिक्षा नीति है वो तो वेस्ट बंगाल बोर्ड में अब तक चालू नहीं हुआ है, कब तक चालू होगा ये? नहीं 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 मेरे बच्चे, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बहुत सारी चीज, देखिए 2 चीजें हैं। कुछ ऐसे हैं जो प्रोग्राम 2030 से शुरू होंगे, कुछ प्रोग्राम ऐसे थे जो 2022 से 21 से शुरू हो चुके हैं। जैसे
जो प्रिपरेटरी, जो इसका फाउंडेशनल स्टेज है एनईपी 2020 का, पूरे देश भर में लागू हो चुका है। आपके स्टेट का जो समग्र शिक्षा का ऑफिस है, आप वहां जाकर के बात कर सकते हैं, देख सकते हैं कि प्रिपरेटरी एजुकेशन जो फाउंडेशनल स्टेज और प्रिपरेटरी स्टेज है उस पर क्या क्या काम हो रहे हैं। आपके आस पड़ोस में जहां कहीं भी समग्र शिक्षा समझते हो, जो पहले सर्व शिक्षा अभियान था उसी को बदल करके सरकार ने समग्र शिक्षा कर दिया है, जो कि प्री प्राइमरी से लेकर के और सीनियर सेकेंडरी तक डील करते हैं। टीचर एजुकेशन में जो सही मायने है आईटीपी लागू करने के लिए 2025 से पूरे देश भर में लागू हो जाएगा। अभी तक केवल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में शुरू किया गया है ये काम। बहुत सारे काम तो ऐसे हैं आईटी इसके जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के, जिसमें पैसे खर्च नहीं होंगे। प्रॉब्लम वहां आ रही है जहां पर आपको कुछ, जैसे इसमें बात कही गई थी कि हम कॉलेज खोलेंगे। अब कॉलेज खोलने के लिए तो पहले जमीन खरीदो, बिल्डिंग बनाओ, फिर आप टीचर्स रिक्रूट करो, फिर एडमिशन प्रोसीजर लाओ, तो कम से कम 5-7 साल चाहिए होते हैं एक डिग्री कॉलेज खोलने के लिए, या एक कॉलेज खोलने के लिए। एक दिन में बिल्डिंग नहीं बनती है मेरे बेटा। आपको आईआईटी नहीं खोलना है, एम्स खोलना है तो वक्त लगेगा। केवल नींव रखने से केवल आप कह सकते हो कि हाँ जी हमने माइलस्टोन लगा दिया, ठीक है। तो कुछ काम शुरू हो चुका है और धीरे धीरे करके 2040 तक का इनका टारगेट है कि एनईपी 2020 100% लागू हो जाएगी। अभी 23 है। आगे। थैंक यू सर। ओके, ये राजकुमार जी कुछ कहना चाह रहे हैं। राजकुमार जी, आप लोगों को, ये जो भी हमारे जो बच्चे जुड़े हुए हैं इस समय, आपको एकेडमिकली अगर कोई भी इश्यू हो, कोई प्रॉब्लम हो, आप कभी भी मेरे से फोन पर बात कर सकते हैं। ये मैं आपको अलाउ कर रहा हूं, ठीक रहेगा? कोई भी प्रश्न हो so much, sir. और कभी भी, चाहे एम्प्लॉयमेंट से जो भी इंफॉर्मेशन है एकेडमिकली, क्योंकि हम सब कलीग है एक तरह से, मैं ये मानता हूं आज हमारा वक्त है, कल तुम्हारा आएगा। तो मान लीजिए अगर मैं बाहर भी होता हूं सिस्टम से कम आप तो अंदर होंगे। थैंक यू सर। बीइंग ए एकेडमिशियन, मैं आप सबका स्वागत करना चाहूंगा कि आप कभी भी जो है मेरे से बात कर सकते हैं। बेहतर काम के लिए, अपने कैरियर के बारे में आप बात कर सकते हैं, बढ़िया एजुकेशन के बारे में बात कर सकते हैं, अपनी पीएचडी वगैरह के लिए बात कर सकते हैं, टॉपिक पर चर्चा कर सकते हैं। बस आपको एक काम करना पड़ेगा कि आपको एक पहले व्हाट्सएप मैसेज करना पड़ेगा कि किस समय बात करें, क्योंकि मैं बिजी बहुत रहता हूं। लेकिन मैं आपसे बात जरूर करूंगा और आपकी बात का जवाब भी दूंगा, ठीक है? ओके, थैंक यू सर। मेरा नंबर जो है मोनिका जी के पास में है। मोनिका, नंबर दे देना मेरा, मैंने अलाउ कर दिया। थैंक यू वेरी मच। Okay, sir. Thank you so much, sir. Thank you so much, sir.